my name is Khan and once again welcome back to my YouTube channel करीम क्लासेस। दोस्तों प्रीपोजिशन पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। इससे पहले प्रीपोजिशन पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और उस पार्ट में मैंने 10 प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल से समझाया है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या कंफ्यूजन है, सभी कुछ मैंने अपने स्तर पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखिएगा। आज की इस वीडियो में भी हम नए प्रीपोजिशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इन प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्या कंफ्यूजन है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। निश्चित रूप से ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं इन 10 प्रीपोजिशन के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कन्फ्यूजन के बारे में। तो चलिए, जैसा कि आज हमारा सेकंड पार्ट है, तो जो पिछले वीडियो में मैं 10 प्रीपोजिशन ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो ये हमारा 11th प्रीपोजिशन है, ठीक है। और ये प्रीपोजिशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इस प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं इस प्रीपोजिशन को लेकर, काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो वो सभी कुछ इस वीडियो में मैं आपके दूर करूंगा। तो देखते हैं, जैसे हमारा जो 11th प्रीपोजिशन है वो है एट। एट का मतलब कहाँ इनके यूज़ होते हैं। तो इसका फर्स्ट जो यूज़ है वो तो होता है किसी निश्चित समय के साथ। जब भी किसी निश्चित समय की बात की जाती है तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। कैसे सेंस में देखिए, जैसे आई वॉज बोर्न एट 2, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आई वॉज बोर्न एट 2 यानी मेरा जन्म 2 बजे हुआ, तो एक फिक्स टाइम की बात हुई है ना। तो वहाँ पर ऐसे फिक्स टाइम पर ऐसी फ्रेज, जो फिक्स फ्रेज होती हैं, उनके साथ हम एट का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ही विल कम होम एट 10 AM, वो 10 बजे आएगा, तो एक फिक्स टाइम की बात हो रही है, एक निश्चित समय की बात हो रही है, तो ऐसे सेंस में हम एट का यूज़ करते हैं। एक तो ये यूज़ है। एक दूसरा इसका यूज़ होता है मे या पर के सेंस में, छोटी जगहों के साथ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इनका यूज़ क्या होता है बड़ी जगहों के साथ और एट का यूज़ होता है छोटी जगह के साथ। और अगर मान लो एक ही सेंटेंस में बड़ी जगह और छोटी जगह दोनों साथ साथ आ रही हैं, तो उसमें आपको इसी तरीके से करना है। छोटी जगह के साथ आपको एट का यूज़ करना है और बड़ी जगह के साथ आपको इन का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। अब बस स्टॉप की बात की, एक तरह से ये एक फिक्स जगह भी है, ठीक है, और बस स्टॉप कंपेरेटिवली एक छोटी जगह है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एट का यूज़ किया। यानी कुछ फिक्स फ्रेजेस भी होती हैं, इसे एक तरह से फिक्स फ्रेज के रूप में माना जाता है, एक निश्चित स्थान के रूप में माना जाता है ऐसे फ्रेजेस को। तो ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, तो यहाँ पर हमने एट का यूज़ किया, ठीक है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है आई लिव एट जावासरी इन झुंझुनू। अब देखिए, जावासरी गाँव है जो कि, और झुंझुनू एक डिस्ट्रिक्ट है, तो एक डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में जावा से छोटा हो गया, तो छोटा हो गया इसलिए हमने एट का यूज़ किया और डिस्ट्रिक्ट के सामने हमने इन का यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अगर एक सेंटेंस में एक बड़ी जगह एक छोटी जगह आती है, तो छोटी जगह के पहले आपको एट का यूज़ करना है और बड़ी जगह के पहले आपको इन का यूज़ करना है, ठीक है। अगला हमारा इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट यूज़ है, और अक्सर एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई फ्रेज दी होती है और उससे पहले आपको यूज़ करना होता है प्रीपोजिशन का। तो जैसे कि आप याद कर लीजिए, इनको अच्छी तरीके से 3-4 बार आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट भी हो जाएगा। जैसे एट नाइट, एट नून, एट डिस्टेंट, एट होम, एट मिडनाइट, एट डॉन, एट सनराइज, एट डे ब्रेक, एट डस्क, एट टुलाइट, एट सनसेट, एट सच ए हाई रेट। तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं। तो मैंने इन्हें काफ़ी सर्च किया और एग्जाम में अक्सर पिछले कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी फ्रेजेस दी होती हैं और उनके साथ आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन्हें आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लें, ठीक है, ताकि आपको सोचना ना पड़े जब भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आए और अगर ऐसी फ्रेज दी हुई है तो आपको सोचना ही ना पड़े, सीधे ही आप प्रीपोजिशन सेट कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई स्टडी एट नाइट, ठीक है, मैं रात को अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो एट नाइट, नाइट के साथ एट का यूज़ आप करना है, ठीक है। वट वर यू डूइंग देयर एट नून, आफ्टरनून के साथ भी आपको एट का यूज़ करना है, ठीक है, ऐसे सेंस में। तो इस तरीके से सिंपली आप अपना आंसर कर पाएंगे। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है मूल्य बताने में। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो मैं क्लियर कर दूंगा आपका। जैसे मूल्य बताने के सेंस में हम एट का यूज़ करते हैं। अब कब करते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल है आई बॉट अनियन एट 20 रुपीज़ पर केजी। यानी जब आप किलो की दर से या कोई भी जैसे भाव बताया हुआ है किसी चीज़ का, ठीक है ना, तो भाव बताया है तो उस सेंस में आप एट का यूज़ करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में दिया है आई बॉट अनियन एट 20 रुपीज़ पर केजी, यानी 20 रुपये किलो के हिसाब से मैं प्याज मैंने खरीदी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये सेंटेंस इस तरीके से होता, आई बोट अनियन बाय द किलो, यानी दर, किसी दर बता दी, जैसे किलो की दर से या लीटर की दर से या दर्जन, बाय द डजन, बाय द किलो, बाय द लीटर, ऐसी अगर फ्रेजेज आती हैं, यानी कोई दर बता दी जाए तो वहाँ पर आप बाय का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर रेट बताई हुई है तो वहाँ पर आप एट का यूज़ करेंगे। ये कन्फ्यूजन है इनके बीच में, तो इस तरीके को आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, माइनर डिफरेंस है ये, ठीक है। अगर आपको रेट बताई हुई है तब तो आप एट का यूज़ करेंगे, और अगर दर बताई हुई है किलो की दर से, दर्जन की दर से या लीटर की दर से, कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पर आपको बाई का यूज़ करना है। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। अगला हमारा जो इसका रूल, जो इसका यूज़ है वो ये है, किसी त्यौहार या खास अवसर पर भी हम एट का यूज़
करते हैं। हाँ, ये खास बात है कि यहाँ पर हम ऑन का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आई विल कम होम एट होली, आप यहाँ पर ऑन का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे, आप यहाँ ऑन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर किसी त्यौहार या खास अवसर पर हम एट और ऑन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। एक इसका यूज और है, रहने या काम करने के स्थान के पहले एट का प्रयोग किया जाता है, जैसे घर, बंगला, लॉज, होटल, बैंक, फैक्ट्री आदि के नाम के पहले, यानी जहाँ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ आप रह रहे हैं, तो वहाँ पर हम उस नाम के पहले जनरली हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ स्टेइंग एट मयूर होटल, ठीक है, यानी कुछ समय के लिए वहाँ पर अगर ठहरना हुआ है आपका, तो आप एट का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप जहाँ पर भी जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, तो उस ऑफिस से पहले आप एट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बैंक में काम कर रहा है, ही वर्क्स एट कैनरा बैंक, कोई स्कूल में काम करता है, ही वर्क्स एट स्कूल, तो इस तरीके से आप एट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने जहन में आपको इन रूल्स, इन यूजेस को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हमारा जो यूज़ है वो है एग्जैक्ट लोकेशन। अगर एकदम सटीक आपको लोकेशन बताई हुई है, तो वहाँ पर भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे एट द बस स्टॉप, जैसा कि हमारे पीछे मैंने सेंटेंस भी बताया था आपको, यानी एग्जैक्ट लोकेशन की बात हो तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं, यानी एक तरह से ये फिक्स फ्रेज होती है। एट द एयरपोर्ट, एट द डोर, एट द रेलवे स्टेशन, एट द कॉर्नर, एट द टॉप, एट द एंड ऑफ द रोड, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फिक्स फ्रेज हैं, एग्जैक्ट लोकेशन है, इनके साथ हमेशा हम एट का यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बार बार आप इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एक आपको यानी एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है। बार बार जब हम प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि कुछ सेंटेंस तो हम देखते ही अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप अपने दिमाग में रखना। अगला हमारा सेंटेंस है, अगला हमारा जो रूल है, जो यूज़ है वो ये है, जब किसी के संबंध में अच्छे या बुरे होने की बात कही जाए, तब भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी में अच्छा, वह अंग्रेजी में अच्छा है, यानी उसमें उसे अच्छी अंग्रेजी आती है, इंग्लिश में वो पारंगत है, तो हम ऐसे बोलेंगे ही इज़ गुड एट इंग्लिश। एट इंग्लिश बोलेंगे, इन इंग्लिश नहीं बोलेंगे। जनरली इसका हिंदी सेंस तो ये आता है कि वो इंग्लिश में अच्छा है ना, लेकिन मे के सेंस में यहाँ पर एट का यूज़ करना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से सी इज़ बैड एट सिंगिंग, नॉट सी इज़ बैड इन सिंगिंग नहीं होगा, सी इज़ बैड एट सिंगिंग होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब किसी के संबंध में अच्छे या बुरे होने की बात कही जाती है, तब हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे 7 यूज़ थे एट के, और काफ़ी अक्सर एट से रिलेटेड प्रीपोजिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एट प्रीपोजिशन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इन 7 रूल्स को अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन की, और नेक्स्ट प्रीपोजिशन है थ्रू। इसके क्या क्या यूजेस हैं? तो इसका पहला यूज तो है से के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, किसी चीज़ के आर पार देखने के सेंस में। जैसे मैंने कहा, आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस हॉल, यानी इस हॉल से मैं देख सकता हूँ। से के सेंस में ये एक जगह से एक तरफ से दूसरी तरफ देखना, ठीक है ना। तो आर पार देखने के सेंस में हम थ्रू का यूज करते हैं से के सेंस में। दूसरा एग्जांपल है, आई कैन सी थ्रू द ग्लास एज इट इज ट्रांसपेरेंट, यानी ग्लास है, कांच का गिलास है, वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो उसके पार हम देख सकते हैं ना, तो इसलिए इस सेंस में हम थ्रू का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज भी इसका है, किसी गली या पाइप या संकरे रास्ते से गुजरना, यानी किसी गली से गुजरते हो, किसी पाइप से कोई चीज़ गुजर रही है, किसी संकरे रास्ते से कहीं गुजरना है, जंगल से आप कहीं गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम थ्रू का यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, यानी मैं गली से गुजर रहा हूँ। से का सेंस आ गया, गुजरने के सेंस में आप थ्रू का यूज़ करते हैं। वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, पानी इस पाइप से गुजर रहा है, तो इस सेंस में भी हम थ्रू का यूज़ करेंगे, से के सेंस में, गुजरने के सेंस में, ठीक है। एक और इसका यूज़ है, वो है शुरू से अंत तक, यानी शुरू से अंत तक के सेंस में भी हम थ्रू का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे एग्जांपल है, पीपल गॉट बोर्ड एंड कुड नॉट सिट थ्रू द नाइट, यानी लोग बोर हो गए और पूरी रात वो बैठ ना सके, यानी इतने बोर हो गए, इतने बेचैन हो गए, तो शुरू से पूरी रात के दौरान वो बैठ ना सके। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, ही वॉज लाफिंग ऑल थ्रू द मूवी, यानी पूरी मूवी में वो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी मूवी में वो हंस रहा था। यानी कहने का मतलब शुरू से लेकर अंत तक के सेंस में भी हम थ्रू का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो ये 3 यूज थे थ्रू के। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है वो है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? देखो, बियॉन्ड का मतलब होता है के पार के सेंस में हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। जब मान लो कोई चीज़ किसी चीज़ की दूसरी तरफ कोई चीज़ रखी हुई है और वो चीज़ हमें नहीं दिख रही है, तो उस सेंस में भी हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, देयर इज़ अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, अब एक पर्वत है, पर्वत की उस तरफ एक मंदिर है, वो हमें नहीं दिख रहा है, उसके पार है जो हमें दिख भी नहीं रहा है, तो इस सेंस में हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि
उस पर्वत के पार उस तरफ एक मंदिर है, ठीक है, यानी जो चीज़ हमें दिख नहीं रही, तो इस सेंस में हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। दूसरा होता है किसी निराकार के आगे, पार, परे, जिसे छू या देख नहीं सकते, बस वही सेंस आ गया, यानी जिसे हम छू या देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, यानी इस ब्रह्मांड के परे भी कुछ है, यानी परे के सेंस में हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज बियॉन्ड साइंस, यानी साइंस से परे, ये बात जो है वो साइंस से परे है, ठीक है ना, तो परे के सेंस में भी हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। तो ये दो मोटे मोटे यूज़ थे बियॉन्ड के, पार या परे के सेंस में हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है वाया। अक्सर हम बोलते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है, वैसे हिंदी में हम बोलते हैं, तो वाया का मतलब ये होता है के रास्ते से या होते हुए, ठीक है। जैसे मान लो आपको, जैसे दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर, यानी ये ट्रेन जो है दिल्ली जाएगी वाया, यानी कानपुर होते हुए दिल्ली जाएगी, तो होते हुए के रास्ते हुए, सिंपली आप इसका ऐसे सेंस में वाया का यूज़ हम करते हैं। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल हमारा है आई सेंट हिम माई पिक्चर वाया ब्लूटूथ, यानी मैंने उसे मेरी पिक्चर भेजी वाया ब्लूटूथ, यानी ब्लूटूथ के जरिए, के रास्ते होते हुए, ऐसा सेंस इसमें आता है, ठीक है। तो कुल मिला के वाया का सिंपल सा यूज़ है, के रास्ते से या होते हुए के सेंस में आप वाया का यूज़ करेंगे। अगला हमारा प्रीपोजिशन है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, बिफोर के सामने, यानी बिफोर इन फ्रंट ऑफ का यूज भी हम सामने के सेंस में करते हैं, उसी तरीके से हम अपोजिट का सेंस भी, अपोजिट का जो यूज है वो भी कर सकते हैं, यानी एक तरह से इन फ्रंट ऑफ, बिफोर की तरह ही हम अपोजिट का यूज कर सकते हैं सामने के सेंस में। जैसे एग्जाम्पल है आई एम स्टैंडिंग अपोजिट यू, यानी मैं आपके सामने खड़ा हूं, यानी मेरा चेहरा आपकी तरफ है, तो यहां पर इस सेंस में आप अपोजिट का यूज करेंगे। माई होम इज अपोजिट योर शॉप, यानी मेरा घर आपकी दुकान के अपोजिट में है, यानी आमने सामने है, तो इस सेंस में आप अपोजिट का यूज करेंगे। एक तो यूज ये होता है, यानी सामने के सेंस में हम अपोजिट का यूज करते हैं, जिस तरीके से हम बिफोर का यूज करते हैं, जिस तरीके से हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। और इसका जो नेक्स्ट यूज है, सेकंड यूज है, वो है विपरीत, यानी एकदम उल्टा होने के सेंस में। जनरली हम जानते ही हैं अपोजिट का मतलब ही उल्टा होता है। जैसे राम डज अपोजिट व्हाट यू से, राम अपोजिट करता है, यानी उल्टा करता है, जो तुम कहते हो उसका उल्टा करता है, यानी जो तुम कहते हो वो नहीं करता, दूसरा काम करता है, ठीक है, तो उल्टे के सेंस में भी हो जाता है। हिज थिंकिंग इज अपोजिट योर्स, उसकी सोच आपके खिलाफ है, यानी आपसे उल्टी है एकदम, जो आप सोचते हो वो व्यक्ति नहीं सोचता है, तो इस तरीके से उल्टे के सेंस में भी हम अपोजिट का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन देख लेते हैं, जो कि अबव है, और अबव का मतलब होता है ऊपर के सेंस में। अब कहाँ कहाँ होता है वो देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, आप लिस्ट में, अगर आप लिस्ट में किसी, आपका नाम है किसी लिस्ट में और ऊपर है, तो वहाँ उस सेंस में हम अबव का यूज़ करेंगे। बिल्डिंग में ऐसे सेंस में, स्तर में आपका लेवल है, उस लेवल के सेंस में अगर ऊपर का सेंस आ रहा है तो वहाँ हम अबव का यूज़ करेंगे। शरीर के भागों में, यानी बॉडी पार्ट्स हैं, उसमें ऊपर का कोई सेंस आ रहा है तो वहाँ पर हम अबव का यूज़ करेंगे। और ऐसी चीज़ से नीचे जिसे छू या देख नहीं सकते, वहाँ पर भी हम, यानी ऐसी चीज़ से ऊपर, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, ऊपर होना चाहिए था। ऐसी चीज़ से ऊपर जिसे छू या ना दे सकते, उसे छू या देख नहीं सकते, उसके ऊपर, उसके लिए भी हम अबव का यूज़ करते हैं। यहाँ ऊपर के सेंस में लिखना है, ठीक है आपको। कुल मिला के एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे किसी लिस्ट में ऊपर, तो किसी लिस्ट में ऊपर, जैसे मेरे एक लिस्ट में नाम की कोई सूची है, उसका एग्जाम्पल हमारा है माई नेम इज़ अबव योर नेम इन द लिस्ट, यानी इस लिस्ट में मेरा नाम आपके नाम से ऊपर है, तो ऊपर के सेंस में हम अबव का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से किसी सतह के ऊपर के सेंस में, जैसे ओनली हिज आइज वर अबव वाटर, यानी पानी में कोई डूबा हुआ आदमी है, डूबा हुआ है और उसकी आंखें जो पानी से ऊपर है, यानी पानी की सतह से ऊपर है, तो ऊपर के सेंस में हम अबव का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अबव द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी लव, ऑनेस्टी, क्रुएल्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब वही होता है भाववाचक संज्ञा जिसे हम देख या छू नहीं सकते, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मनी इज़ अबव लव, मनी जो है, पैसा जो है, वो प्यार से ऊंचा है, ठीक है, यहाँ पर इसका यही सेंस आ रहा है। किसी तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इसी तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो कुल मिला के एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी ऊपर का सेंस जब आ रहा है तो वहाँ पर हम अबव का यूज़ करेंगे। किसी सतह के ऊपर के सेंस में हम अबव का यूज़ करेंगे। किसी लिस्ट में कोई नाम है, उनमें ऊपर के सेंस में हम अबव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए अबव के यूज़। अब बात करते हैं अंडर की। जो हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हुए। अंडर का यूज़ कहाँ पर होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको लेकर कन्फ्यूजन रहता है कई बार। किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हुए। एग्जाम्पल, जैसे राम ही इज हिडन अंडर द बेड। अब राम जो है छिपा हुआ है बेड के नीचे, यानी बेड के निचले जो तल को उसने छुआ हुआ नहीं है, उनके बीच में गैप है, छुआ हुआ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर, ठीक है। अ काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री। एक गाय जो है पेड़ के नीचे बैठी हुई है, यानी नीचे बिना पूरी तरह छुए, यानी एक तरह से उसका जो है वो नीचे बैठी हुई है, तो उनका जो
जो गाय है वो पेड़ के निचले तल को छुए हुए नहीं है, कहने का मतलब एकदम अलग है, ठीक है ना। तो इस सेंस में हम अंडर का यूज़ करते हैं ऐसे सेंस में, ठीक है। जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है लेकिन छुई हुई ना हो, छुती हुई ना हो, तो उस सेंस में हम अंडर का यूज़ करते हैं। तो एक तो मोटा मोटा यूज़ ये हो गया। दूसरा इसका यूज़ है, ये रहा, ये देख लेते हैं, अधीन के सेंस में। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी के अंडर काम करता है, किसी के अधीन काम करता है, तो वहाँ पर भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ अंडर मी, वो मेरे अधीन है, ठीक है ना, मेरे नीचे काम करता है। द डिपार्टमेंट इज़ अंडर अ क्लास फर्स्ट ऑफिसर, यानी ये डिपार्टमेंट अधीन है, अंतर्गत है किसके, एक क्लास 1 ऑफिसर के अधीन है, यानी उसके नीचे काम करता है। कहने का मतलब नीचे काम करने के सेंस में भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। एक यूज़ इसका होता है सिंपली, कोई काम चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई निर्माण कार्य चल रहा है, कोई भी मामला विचाराधीन है, तो वहाँ पर भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे द होटल इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी ये होटल जो है निर्माणाधीन है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है, ठीक है, यानी एक तरह से अधीन है ये भी। द केस इज़ अंडर ट्रायल, ये केस जो है विचाराधीन है, ट्रायल चल रही है इसकी, तो ट्रायल के अंडर है यानी विचाराधीन है। तो इस तरह से में भी हम अंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हमारा अगला जो प्रीपोजिशन है वो है बीनीथ या अंडरनीथ। ये थोड़ा सा आपको समझना है। बीनीथ या अंडरनीथ दोनों का एक ही यूज़ है, दोनों सेम एक ही वर्ड है, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे बीनीथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे अंडरनीथ यूज़ कर सकते हैं। दोनों का सेंस ही क्या है, नीचे के सेंस में यूज़ होता है, लेकिन फ़र्क क्या है, किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हैं। जिस तरीके से अंडर का मतलब होता है किसी के नीचे लेकिन छूते हुए नहीं, यानी यानी आपस में टच होना नहीं चाहिए, टच हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन अंडरनीथ और बीनीथ जो होते हैं इसमें एक तरह से पूरी तरह छूते हुए होते हैं। कैसे, एग्जांपल आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे आपका मोबाइल आपके तकिए के नीचे रखा हुआ है, तो वहाँ पर आपका मोबाइल जो है वो तकिए की सतह को छू रहा है, यानी आपस में टच है। तो इस सेंस में आप अंडर का यूज़ नहीं करेंगे, आप करेंगे बीनीथ का यूज़। आप चाहें तो अंडरनीथ का भी यूज़ कर सकते हैं। योर मोबाइल इज़ बीनीथ द पिलो, योर मोबाइल इज़ अंडरनीथ द पिलो, ठीक है। यहाँ पर आप खाली अंडर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अंडर में जब हम खाली अंडर का यूज़ करते हैं उसका मतलब हो गया सतह छू रही नहीं आपस में, ठीक है। लेकिन अंडरनीथ और बीनीथ का यूज़ करते समझ में आएगा कि जो सतह हैं आपस में छू रही हैं। योर हाउस इज़ अंडरनीथ माई हाउस, यानी आपका घर जो है मेरे घर के नीचे है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो सतह है आपस में टच में है। तो इस सेंस में आप अंडरनीथ या बीनीथ का यूज़ ये करते हैं। ये डिफरेंस है इसके बीच में, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन वो है बिलो, ठीक है। तो बिलो का क्या यूज़ होता है वो देख लेते हैं। बिलो ये रहा, बिलो का मतलब ये नीचे के सेंस में होता है, यानी इन अ लिस्ट, वही जिस तरीके से अबोव का यूज़ था उसका अपोजिट है एक तरह से। किसी भी लिस्ट में जब कोई नाम नीचे हो तो बिलो का यूज़ करते हैं। बिल्डिंग में, है ना, स्तर में, लेवल में, बॉडी पार्ट्स में कोई भाग नीचे का भाग है, नीचे के सेंस में आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो वहाँ पर आप बिलो का यूज़ करेंगे। ऐसी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें भी आप नीचे के सेंस में बिलो का यूज़ करते हैं। और अबोव में ये सभी चीज़ अपोजिट होती है। अबोव में लिस्ट में ऊपर के सेंस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कोई भी ऊपर के सेंस में हम बिलो अबोव का यूज़ करते हैं, नीचे के सेंस में हम बिलो का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, अगर किसी लिस्ट में नीचे कोई नाम है, जैसे माई नेम इज़ बिलो योर नेम इन द लिस्ट, यानी इस लिस्ट में मेरा नाम आपके नीचे है, नीचे के सेंस में आप बिलो का यूज़ करेंगे। अगर ऊपर का सेंस आता तब हम अबोव का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से किसी सतह के स्तर से नीचे के सेंस में, यानी हर माउथ वॉज बिलो वाटर बट नोज वॉज अबोव, यानी उसका मुंह जो था वो पानी से नीचे था, यानी पानी की सतह से नीचे था, नाक जो थी पानी की सतह से ऊपर थी। तो इस सेंस में दोनों हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, बिलो और अबोव का दोनों का यूज़ कर लिया। कहने का मतलब किसी सतह के स्तर से नीचे के सेंस में हम बिलो का यूज़ करेंगे, ऊपर के सेंस में हम अबोव का यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा से पहले भी नीचे के सेंस में हम बिलो का यूज़ करते हैं। जैसे मनी इज़ बिलो लव, यानी पैसा जो है प्यार से नीचे है, ठीक है। इस सेंस में हम बिलो का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन, और वो है डाउन। लास्ट प्रीपोजिशन है आज के इस वीडियो का, तो वो ये रहा। इसका मतलब होता है, डाउन का मतलब भी नीचे के सेंस में होता है, लेकिन नीचे के सेंस में और दिशा को ये दर्शाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, यानी पानी का स्तर नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो नीचे की दिशा को दर्शाना, एकदम नीचे की दिशा को दर्शाना, ऐसा सेंस आता है इसमें। तो या कम होना, ऐसा सेंस आता है। तो वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, पानी का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। इसी तरीके से प्राइसेज आर गोइंग डाउन, कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं। तो एक तरह से नीचे की दिशा को ये दर्शाता हुआ, ये जो प्रीपोजिशन है नीचे की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो ये ये यूज़ हैं इसके डाउन के, नीचे के सेंस में आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो कुल मिला के ये 10 प्रीपोजिशन थे जिन्हें जो कॉन्सेप्ट थे, जो कन्फ्यूजन्स थे वो मैंने बताए हैं। अब हम देख लेते हैं इन 10 प्रीपोजिशन रिलेटेड सेंटेंस, और उन सेंटेंस को समझने के बाद, सुनने के बाद आप इजीली इन सभी 10 प्रीपोजिशन के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो देख लेते हैं उन 50 सेंटेंसेस को। हमारा पहला सेंटेंस है, ये पूरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आज के इन 10 जो प्रीपोजिशन है इन्हीं पर बेस्ड है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे देखते हैं,
इमरान इज़ एट हिज ऑफिस। ऑफिस तो मैंने अभी बताया था कि फिक्स कोई जगह होती है जहाँ पर काम करने की जगह है, जैसे आप ऑफिस के, जैसे बैंक है, स्कूल है, ऑफिस है, कहीं पर भी। तो जब फिक्स जगह है काम करने की तो वहाँ के सेंस में आप एट का यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एट का यूज़ किया। ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट जो है आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगला हमारा सेंटेंस था आई पीप थ्रू अ होल, यानी थ्रू मतलब किसी चीज़ से देखना, आर पार देखने के सेंस में। तो मैंने कहा था से का सेंस में आप थ्रू का यूज़ करते हैं, आर पार देखने के सेंस में। तो आई पीप थ्रू अ होल, इस तरीके से आप यहाँ पर थ्रू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है व्हाट इज देयर बियॉन्ड दैट रिवर। बियॉन्ड का यूज़ होता है परे के सेंस में, पार के सेंस में, जो चीज़ आपको दिख ना रही हो, तो उस सेंस में हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप इस सेंस में यहाँ पर बियॉन्ड का यूज़ करेंगे, यानी उस नदी के पार क्या है, व्हाट इज देयर बियॉन्ड दैट रिवर। तो यहाँ परे के सेंस में, पार के सेंस में आपको बियॉन्ड का यूज़ करना है। कई जगह ऐसा होता है कि 2 या 3 प्रीपोजिशन भी वहाँ पर सेट बैठते हैं, तो उस हिसाब से आपको जो ऑप्शन दिए, एग्जाम में ऑप्शन दिए होते हैं, उस ऑप्शन के हिसाब से आपको तय करना है कि यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा। हो सकता है एक ही सेंटेंस में 2 या 3 प्रीपोजिशन भी आ सकते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको सेट करना होता है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है यू कैन सेंड अ लेटर थ्रू स्पीड पोस्ट। इसे आप वाया स्पीड पोस्ट भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। थ्रू का मतलब इस के सेंस में आता है, और वाया का यूज़ भी होता है होते हुए, है ना। तो उस सेंस में यहाँ पर दोनों जो प्रीपोजिशन हमारे सटीक बैठते हैं। यू कैन सेंड ए लेटर थ्रू स्पीड पोस्ट, आप स्पीड पोस्ट के जरिए लेटर भेज सकते हैं, या यू कैन सेंड ए लेटर वाया स्पीड पोस्ट, आप स्पीड पोस्ट से होते हुए भी सेंटर इस लेटर को भेज सकते हैं। दोनों ही प्रीपोजिशन यहाँ पर सही हैं। अगला हमारा सेंटेंस है ही इज सिटिंग अपोजिट मी। तो अपोजिट का मैंने बताया था, उल्टा का सेंस में यूज़ होता है, एक सामने के सेंस में यूज़ होता है। जिस तरीके से हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं, बिफोर का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम अपोजिट का यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा अपोजिट आंसर भी सही है। अगर मैं ऐसे बोलता ही सीटिंग बिफोर मी, तो ये भी सही है। अगर मैं बोलता ही सीटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये भी सही, तो ये भी सही है। तो कुल मिलाकर सामने के सेंस में हम अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, इनका यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है ही परफॉर्म्ड अबोव माई एक्सपेक्टेशन, यानी उसने मेरी अपेक्षाओं से ऊपर काम किया, ऊपर परफॉर्मेंस दी। तो यानी ऊपर के सेंस में हम अबो का यूज करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द लास्ट वीक। देखो ये सेंटेंस नंबर 7 और 8, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, तो इसे आज हम यहाँ समझेंगे। जैसे हमारा 7 नंबर सेंटेंस है ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द लास्ट वीक। देखो यहाँ पर फॉर का यूज मैंने किया है, अब द आर्टिकल आते ही यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ही हैज बीन वेटिंग सिंस लास्ट वीक। खाली लास्ट वीक था, उससे पहले तो मैंने सिंस का यूज किया, और द लास्ट वीक के पहले मैंने फॉर का यूज किया। तो मैंने ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर लास्ट वीक से पहले आप आर्टिकल लगा देते, जैसे कि मान लो द लास्ट वीक है, द लास्ट मंथ है, द लास्ट ईयर है, तो ऐसे सेंस में ये एक पीरियड की बात हो जाती है, यानी ये फ्रेज जो होती है एक पीरियड में कन्वर्जन हो जाता है इसका। जैसे यहाँ पर द लास्ट वीक का मतलब हो गया 7 डेज, ठीक है, यहाँ पर 7 दिनों की बात हो रही, और 7 दिनों की बात हो रही है तो एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, खाली लास्ट वीक है, तो वहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है, ऐसा आपको अपने दिमाग में सेट करना है। तो ये इस तरीके से अगर आप अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को रखते हैं तो इजीली अगर एग्जाम में ऐसा सेंटेंस पूछा जाता है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप अपना आंसर कर पाएंगे। बस आपको ध्यान यही रखना है, अगर लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इनसे पहले द आर्टिकल आ रहा है तो वहाँ पर आप जो प्रीपोजिशन सेट करेंगे वो फॉर प्रीपोजिशन सेट करेंगे, ठीक है। और अगर द आर्टिकल नहीं है तो आप सिंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि द लास्ट वीक आते ही वो फ्रेज जो है वो एक तरह से पीरियड ऑफ टाइम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर द आर्टिकल नहीं है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम रहता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरा हमारा जो आंसर हुआ ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द लास्ट वीक, वो 7 दिनों से वेट कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस लास्ट वीक, वो पिछले सप्ताह से वेट कर रहा है, ठीक है। इस सेंस में हमने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा सेंटेंस है, देख लीजिए, दे हैव 3 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10। तो नीचे के सेंस में हम अंडर का यूज़ करते हैं, तो 10 साल से कम उम्र, यानी कम उम्र के सेंस, कम के सेंस में, नीचे के सेंस में हम अंडर का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है व्हाट इज देयर अंडरनीथ बीनीथ दिस कारपेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंडरनीथ बीनीथ का भी नीचे के सेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन कब होता है, जब सतह आपस में छुई हुई होती है। तो जैसे कारपेट के नीचे जाहिर सी बात है कोई चीज़ होगी तो सतह आपस में टच हो रही है, तो यहाँ पर आप अंडर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर आप अंडरनीथ का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप बीनीथ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंडर का यूज़ नहीं करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है द लेंथ ऑफ दिस स्टिक इज बिलो 4 फीट। तो बिलो मतलब कम के सेंस में भी आता है, नीचे के सेंस में भी हम बिलो का यूज़ करते हैं, तो उस सेंस में हम यहाँ बिलो का यूज़ करेंगे, यानी 4 फीट से कम, यानी इस स्टिक की लंबाई जो 4 फीट से कम है, तो कम के सेंस में हम बिलो का यूज़ करते हैं। द प्राइसेज ऑफ वेजिटेबल आर कमिंग डाउन, वही मैंने कहा था कि नीचे की दिशा को दर्शाना है ना, कम होने की दिशा को दर्शाना, नीचे की दिशा को दर्शाना, तो वहाँ पर हम डाउन का यूज़ करते हैं। द प्राइसेज ऑफ वेजिटेबल्स आर कमिंग डाउन, यानी सब्जियों की कीमतें जो हैं कमिंग डाउन, नीचे आ रही हैं, कम हो रही हैं, ठीक है।
अगला हमारा सेंटेंस है यू विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 307, यानी धारा 307 के तहत आपको सजा मिलेगी। तो किसी के अंतर्गत, है ना, ऐसे अंतर्गत का ऐसा सेंस आ रहा है, किसी के अधीन का, किसी अंतर्गत का, तो ऐसे सेंस में भी आप अंडर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा। यू विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 307, यानी धारा 307 के अंतर्गत, है ना, कि तहत हम बोलते हैं ना, धारा 307 के तहत, तो तहत के सेंस में भी आप अंडर का यूज करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है योर परफॉर्मेंस वॉज बिलो एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर आप अबव का यूज भी कर सकते हैं, बिलो का यूज कर सकते हैं। अगर अपेक्षाओं से कम है परफॉर्मेंस तो बिलो के सेंस में, और ऊपर है तो अबव का सेंस, अबव आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर प्रिपोजिशन हमारे सही हैं। अगला हमारा सेंटेंस है राम इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। तो मैंने बताया कि कोई निश्चित जगह है ना, तो वहाँ पर फिक्स जगह होती है, तो वहाँ पर छोटी जगह है, फिक्स जगह है, तो वहाँ पर आप एग्जैक्ट लोकेशन कहने का मतलब, तो वहाँ पर आप एट का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आई एम बाइंग पटेटोज एट 30 रुपीज़ पर केजी। तो यानी जब भी किसी का भाव बताया हुआ तो उस हिसाब से आप एट का यूज़ करते हैं, और अगर दर बताई हो तो वहाँ पर हम बाई का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया। जैसे ये सेंटेंस है आई एम बाइंग पटेटोज एट 30 रुपीज़ पर केजी, तो यहाँ पर हमने एट का यूज़ किया। लेकिन ऐसा होता अगर ये सेंटेंस होता आई एम बाइंग पटेटोज बाय द किलो, ठीक है ना, तो बाय द किलो होता, दर बता दी किलो की, तो वहाँ पर हम बाई का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम एट द किलो नहीं करते। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा सेंटेंस है हैव यू एवर गॉन बियॉन्ड दोज हिल्स। बियॉन्ड का मतलब होता है परे के सेंस में, आप कभी गए हो उन पहाड़ियों की परे, उन पहाड़ियों के पार, उन पहाड़ियों से आगे, तो ऐसा सेंस आता है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, यानी ये जो काम है मेरी प्रतिष्ठा से, मेरे सम्मान से नीचे का काम है। तो नीचे के सेंस में आप ऐसे सेंस के अंदर ऑटोमेटिक, यानी आपने जब आप इन प्रिपोजिशन अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो अपने आप आपके जहन में ये आंसर जो है ऑटोमेटिक आएंगे। तो ऐसे सेंस में हम बिलो का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिक्स कोई भी जगह होती है, फिक्स कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर भी हम एट का यूज़ करते हैं। तो वो पानी जो है उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो सीधी सी बात है, फिक्स पॉइंट की बात हो रही है, तो हम एट का यूज़ करेंगे। दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली थ्रू कानपुर वाया कानपुर। तो दोनों का यूज़ आप कर सकते हैं। थ्रू का मतलब भी इससे होता है और वाया का मतलब भी होते हुए होता है, तो दोनों ही यहाँ पर हमारे प्रिपोजिशन सही हैं। अगला हमारा सेंटेंस है द वाटर लेवल इन द डैम इज गोइंग डाउन। मैंने आपको बताया था कि नीचे जाने के सेंस में, कम होने के सेंस में हम डाउन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो प्रिपोजिशन डाउन है एकदम सही है। अगला हमारा सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस नंबर 22 हिज नेम इज बिलो माई नेम इन द मेरिट लिस्ट, यानी उसका नाम मेरे नाम से नीचे है। तो मैंने आपको बताया था जब नीचे होने के सेंस में कोई यूज़ किया जाता है, किसी भी लिस्ट में नाम जो है नीचे होने के सेंस में किया जाता है, तो वहाँ हम बिलो का यूज़ करते हैं। और अगर ये नाम ऊपर होता तो हम कहते थे हिज नेम इज अबव माई नेम इन द मेरिट लिस्ट। ऊपर होने के सेंस में हम अबव का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग डाउन ऑन द ग्राउंड। और फॉलिंग डाउन यानी एक मूवमेंट भी नजर आ रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, तो नीचे की दिशा को दर्शाता हुआ अगर कोई मूवमेंट होता है तो वहाँ पर हम डाउन का यूज़ करते हैं। तो रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, यानी बारिश की बूंदें ग्राउंड पर गिर रही हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। तो किसी चीज़ से होकर गुजरना। ठीक है, तो ऐसे सेंस में हम थ्रू का यूज़ करते हैं। ठीक है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। तो बियॉन्ड लव, बियॉन्ड का मतलब हो गया परे के सेंस में, पार के सेंस में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं पार के सेंस के अंदर, तो यहाँ सिंपली आप बियॉन्ड का यूज़ करेंगे। आई विल कम होम एट होली, आई विल कम होम ऑन होली। तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज़ भी कर सकते हैं किसी त्यौहार के नाम के पहले आप, और आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों ही सटीक है। ही इज सिटिंग एट द कॉर्नर। अब कोई एग्जिट लोकेशन होती है, कोने में बैठा है, तो एग्जिट लोकेशन है, या मैंने ऐसी फ्रेजेस भी आपको बताई हैं, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। तो ऐसी फ्रेजेस के साथ, एग्जिट लोकेशन के साथ हम एट का यूज़ करते हैं। आई सेंट हिम माई पिक्चर थ्रू वाया ब्लूटूथ। मैंने उससे अपनी पिक्चर भेजी किसके जरिए, वाया ब्लूटूथ के जरिए। थ्रू भी इस सेंस में आप थ्रू का यूज़ भी कर सकते हैं और वाया का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों ही प्रिपोजिशन हमारे सही हैं। आई कैन ड्राइव माई कार एट 100 किलोमीटर पर आवर। तो फिक्स कोई एग्जैक्ट चीज़ बता दी ना, फिक्स पॉइंट बता दिया, तो इस फिक्स, जब भी कोई फिक्स पॉइंट की बात होती है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन की बात होती है, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। द टेम्परेचर इज बिलो 55 डिग्री। तो 55 डिग्री से नीचे का सेंस आ रहा है, तो नीचे के सेंस में सिंपली हम बिलो का यूज़ करते हैं। यू विल हैव टू वर्क अंडर मी। यहाँ पर भी नीचे का सेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अधीन रहने का सेंस आ रहा है। यू विल हैव टू वर्क अंडर मी, यानी आपको मेरे अंडर, मेरे नीचे, मेरे अंडर काम करना पड़ेगा, मेरे नीचे काम करना पड़ेगा। तो ऐसा सेंस जब आ रहा है तो आप बिलो नहीं करेंगे, तब आप करेंगे अंडर का यूज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस है ही इज़ बिलो मी इन रैंक, यानी वो रैंक में, या जिस तरीके से मैंने आपको लिस्ट में बताया था नाम नीचे होता है तो बिलो का यूज़ करते हैं, इसी तरीके से पद में वो मुझसे नीचे है तो वहाँ पर हम बिलो का यूज़ करेंगे।
लेकिन अगर वो मेरे अधीन काम करता है तो वहाँ पर हम बिलो का वर्क नहीं, बिलो का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करेंगे। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है ही सॉ अ बियर व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, यानी उसने एक भालू को देखा जब वो पास थ्रू यानी गुजर रहा था। तो गुजरने के सेंस में, से के सेंस में, चाहे जंगल से, जैसे मैंने आपको बताया था थ्रू का यूज़ किसी गली से गुजरना, किसी संकरी गली से गुजरना, किसी पाइप से गुजरना, है ना, किसी जंगल से गुजरना, उस सेंस में हम थ्रू का यूज़ करते हैं। तो सिंपली आप अपना आंसर यहाँ पर आंसर जो करेंगे वो होगा थ्रू। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है इरफान इज नॉट हियर एट दिस टाइम। तो एट दिस टाइम ये फिक्स, ये फ्रेज है फिक्स, इसके साथ आपको जो है एट प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है। तो आप इन्हें थोड़ा सा देख लीजिएगा, पीछे मैंने बताई भी हैं काफ़ी फ्रेजेस। अगला हमारा सेंटेंस है योर इंग्लिश इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो बियॉन्ड का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया परे के सेंस में होता है कि भैया आपकी अंग्रेजी मेरी समझ से परे है। तो परे के सेंस में हम बियॉन्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। और अगला हमारा सेंटेंस है देर इज़ अ बार्बर शॉप एट द एंड ऑफ द रोड। ये भी एक फिक्स फ्रेज है, और फिक्स फ्रेज है तो इससे पहले हम एट का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है देर इज द रूट बिलो द ट्री। अब बिलो का यूज़ नीचे के सेंस में तो होता ही होता है, और कई बार रिलेशन, जब कोई चीज़, दो चीज़ें आपस में रिलेट होती हैं, रिलेटेड होती हैं, तो उस सेंस में यानी एक रिलेशन दर्शाते हैं, तो वहाँ पर भी हम नीचे के सेंस में बिलो का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा था देर इज द रूट बिलो द ट्री, यानी जड़ जो है पेड़ के नीचे। तो कहने का मतलब जड़ और बिलो का आपस में जड़ और पेड़ का जो आपस में एक रिलेशन है, तो इस रिलेशन के तहत हम यहाँ पर नीचे के सेंस में बिलो का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी कोई चीज़ रिलेशन की बात होती है ना। अगला एग्जाम्पल है जैसे स्प्रेड द न्यूज़पेपर बीनीथ द टीवी। तो न्यूज़पेपर को फैला दो टीवी के नीचे, कहने का मतलब टीवी के नीचे न्यूज़पेपर लगा दो, तो कहने का मतलब दोनों की सतह जो है आपस में टच रहेंगी, और टच रहेंगी तो इस सेंस में हम बीनीथ या अंडरनीथ का यूज़ कर सकते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखो वही नेम आ गया ना, जैसे द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो, यानी आंसर, इस प्रश्न का आंसर नीचे दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन और आंसर आपस में क्या है, एक रिलेशन है, एक संबंध है, रिलेटेड है। तो इस सेंस में हम नीचे के सेंस में बिलो का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हमने जब कहा था कि पेड़ के नीचे जड़ें हैं, तो पेड़ और जड़ों का आपस में क्या एक कनेक्शन था, एक रिलेशन था, इसलिए हम नीचे के सेंस में बिलो का यूज़ हमने किया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने कर लिया द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो। ठीक है, गिवन अंडर नहीं होगा, गिवन बिलो ही होगा, क्योंकि बिलो एक रिलेशन को भी दर्शाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कीप द रिमोट बिलो द टीवी, यहाँ पर भी एक रिलेशन हो गया, टीवी और रिमोट का आपस में एक रिलेशन है, तो इसलिए हम कीप द रिमोट अंडर द टीवी ना लिख कर क्या करेंगे, कीप द रिमोट बिलो द टीवी। ठीक है, क्योंकि एक रिलेशन भी दर्शा रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा सेंटेंस है आई एम कमिंग डाउन द ट्री। देखो ये दो सेंटेंस है 41 और 42, इनमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ आपका। जैसे हमारा 41 का सेंटेंस है आई एम कमिंग डाउन द ट्री, और 42 का है आई एम सिटिंग अंडर द ट्री। देखो जब मूवमेंट नज़र आता है, ठीक है, नीचे के सेंस में और मूवमेंट नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर आप डाउन का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम कमिंग डाउन द ट्री, मैं पेड़ के नीचे आ रहा हूँ, नीचे का सेंस तो आ रहा है, लेकिन एक मूवमेंट भी दिख रहा है साथ साथ, तो मूवमेंट दिख रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर आप डाउन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगला सेंटेंस हमारा है आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पर नीचे के सेंस में आप अंडर का यूज़ करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब जब नीचे की सेंस में मूवमेंट हो रहा है तो आप डाउन का यूज़ करेंगे, अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो आप अंडर का यूज़ करेंगे। ये दोनों सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से आप इन्हें समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 43, ये है द स्काई इज अबव आवर हेड, यानी हमारे सर से, इस आसमान हमारे सर से ऊपर, काफ़ी ऊपर है, तो काफ़ी ऊपर के सेंस में हम अबव का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओवर जो थोड़ा नीचे होता है उसके सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं, और एकदम सर पर है तो उसके सेंस में हम ऑन का यूज़ करते हैं। ये डिफरेंसेस इनके बीच में होता है। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है हर एक्सपेंसेस आर अबव हर इनकम। अब ये ऊपर के सेंस में, यानी उसके खर्चे जो उसकी आय से अधिक है, तो ऊपर के सेंस में, ऐसे सेंस में भी हम अबव का यूज़ करते हैं। हर फोटो इज़ बीनीथ माई बुक, उसकी फोटो मेरी बुक के नीचे है, तो कहने का मतलब दोनों आपस में टच में है, तो इस सेंस में हम यहाँ बीनीथ का यूज़ करेंगे, अंडर का यूज़ नहीं करेंगे। अगला हमारा सेंटेंस है आई हैव गॉन थ्रू टफ टाइम्स। तो थ्रू मतलब जैसे गुजरने के सेंस में हम थ्रू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सिंपली आपको इसी सेंस में थ्रू का यूज़ करना है। आई हैव गॉन थ्रू टफ टाइम्स, यानी मैं मुश्किल वक्त से गुजरा हूँ। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है आई विल गो टू जयपुर वाया सीकर। तो वाया मतलब होते हुए, के रास्ते होते हुए, तो इस सेंस में हम वाया का यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। अगला हमारा सेंटेंस है यू आर अंडर 18, यानी आप अंडर 18 यानी 18 से कम उम्र के हो। ठीक है ना, दैट्स वाई यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, इसलिए आपको ड्राइव की अनुमति नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो अंडर कम के सेंस में हम अंडर का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है दिस इज़ बियॉन्ड माई रीच, यानी ये मेरी पहुंच से बाहर है, ये मेरी पहुंच से परे है, तो ऐसे सेंस में हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। और अगला हमारा सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है द पेट्रोल इज़ बीइंग सोल्ड एट सच है हाई रेट, यानी पेट्रोल जो है बहुत ही हाई रेट पर बेचा जा रहा है, तो ये भी एक फिक्स फ्रेज है, सच ए हाई रेट, ऐसे सेंस में भी आप एट का यूज़
करते हैं। तो ये 50 सेंटेंस थे और इन 50 सेंटेंस में मैंने सभी कन्फ्यूज़न, सभी कॉन्सेप्ट जो हैं शामिल करने की कोशिश की है। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने इन 50 सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ लिया और जो 10 प्रीपोजिशन मैंने जो कॉन्सेप्ट बताई हैं, जो कन्फ्यूज़न आपको बताए हैं, अगर आपने इन्हें अच्छी तरीके से सुन लिए तो इन 10 प्रीपोजिशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। और एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ईजिली विद कॉन्फिडेंस आप अपना आंसर सही कर पाएंगे। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 9th, 10th, 11th, 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep listening, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.